उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम का मिजाज काफी बदल गया है। देर रात से ही कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं आज मौसम केंद्र ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। टिहरी, पौड़ी के कई इलाकों में भी अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी। मौसम का मिजाज एक बार फिर से उत्तराखंड में बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में भी मौसम बदला। पौड़ी में बारिश की संभावना। और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देर रात से कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई जगहों पर बर्फ गिर चुकी है और कई जगहों पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। देर रात से कई इलाकों में बारिश जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो रही है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में भी, पौड़ी में भी बारिश की संभावना। भारती सकलानी हमारी सहयोगी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारती, बताया जा रहा है कि कई जगहों पर मौसम बदला है, कई जगहों पर बारिश की संभावना है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। किस तरह के हालात वहां पर, जरा बताएं। देखिए, देहरादून में तो बारिश शुरू हो गई है। कल देर शाम के बाद ही मौसम बदल गया था और उसका असर भी ये देखने को मिल रहा है कि देर रात से ही बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट दिया गया था। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। अगर हम पहाड़ों में बात करें, जो ऊपरी इलाके हैं, 3000 मीटर से ऊपर के इलाके, वहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। कई इनपुट्स भी हमारे पास आ रहे हैं प्रदेश भर से, जहां पर बर्फबारी हो रही है। आज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि कई इलाकों में, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, इनके कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश लगातार देखने को मिल सकती है दिन भर। और जो ऊपर के इलाके हैं, 3000 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी की संभावनाएं आज भी जताई गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए भारती। उत्तरकाशी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में स्नोफॉल हो रहा है। बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली से सामने आई, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और श्रद्धालु बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी ओर बर्फबारी की वजह से सड़कों पर आवाजाही जोखिम से भरी हुई है। गंगोत्री हाईवे सुखी से आगे भारी बर्फबारी के चलते बंद है, जिसे बीआरओ की मशीनें खोलने में जुटी हैं। सुखी से लेकर गंगोत्री और बॉर्डर तक भारी बर्फबारी होने से फिसलन के हालात बने हुए हैं। इसके अलावा 7 ग्रामीण लिंक मार्ग भी बर्फबारी के बाद से बंद है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। चमोली में बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे यमुना चट्टी से आगे बंद पड़ा हुआ है, जिसे खोलने का काम बीआरओ की टीम कर रही है। हाईवे पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी है, जिसे 4 जेसीबी मशीन लगाकर साफ करने का काम किया जा रहा है। बद्रीनाथ तक बर्फ जमने के बाद हाईवे बाधित है। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी काम में दिक्कतें पैदा कर रही है। और चमोली के ग्रामीण इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों की खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चमोली के जोशीमठ विकास खंड और दसौली विकास खंड में सबसे अधिक बर्फबारी हुई है। यहां 1 दर्जन से अधिक गांव बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फबारी की वजह से सबसे अधिक प्रभावी सड़क मार्ग है। सड़क मार्गों पर छोटे वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। जगह जगह बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। बर्फ हटाने का कार्य भी लगातार जारी है, लेकिन सुबह शाम के तापमान में आ रही गिरावट की वजह से सड़क पर पाला जम रहा है। पुलिस ने भी सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में थोड़ी सी परेशानियां जरूर हैं, लेकिन पर्यटक धीरे धीरे पहाड़ भी पहुंच रहे हैं। खेत है, लपालप बर्फबारी, घाटी।
और चक्राता में त्यूड़ी सड़क पर लोखंडी के पास बर्फ हटाने का काम जारी है। स्नो ब्लोअर मशीन से सड़क की बर्फ हटाई जा रही है। बर्फबारी की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। त्यूड़ी में सड़कों पर भारी बर्फ जमी हुई है, जिससे आवाजाही भी ठप पड़ रही है। लोखंडी के पास बर्फ हटाने का कार्य चल रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और चक्राता में भारी बर्फबारी से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हैवी स्नोफॉल से सड़कों पर भी बर्फ जमी है, जिसमें गाड़ियां फिसल रही हैं। बाहर से आने वाले सैलानियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ में गाड़ियां फंस रही हैं। वहीं बर्फ के ऊपर पाला पड़ने से फिसलन ज्यादा हो रही है और हादसों का खतरा बना हुआ है। जो आते रहते हैं उन्हें तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव होता है। अब जो पहली बार में आ रहे हैं थोड़ा फ्लो में आकर मतलब पता नहीं होता कैसे चलानी कैसे नहीं। और सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में आए तो एंजॉय भी करें और नशे वगैरह ना करके अपनी गाड़ी या बाइक जो भी है वो बिना नशे कर ही चलाएं। प्रकार से चलना है। जो बाहर से आ रहा है टूरिस्ट, उसको बहुत समस्या है। उसे ये नहीं पता कि वो ऐसे चलता है जैसे अपने पक्के रोड पे चल रहा है, कच्चे रोड पे उसको पता ही नहीं है। वो दिक्कत हो रही है। यहाँ कहीं गिर गई, अभी भी जगह जगह आपने भी देखे होंगे। तो सारी समस्या ये है कि इसको या तो आराम से लाओ, फर्स्ट गियर पे गाड़ी लेके चलो। और देहरादून से खबर, यहां शनिवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें यूसीसी को लेकर कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि यूसीसी को कैबिनेट में नहीं लाया गया। यूसीसी कैबिनेट में नहीं लाया गया, लिहाजा कल यूसीसी पास भी नहीं हुआ। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई और यूसीसी का अध्ययन किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लाया जाएगा और इसके लिए जल्द ही एक और कैबिनेट की मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि 6 फरवरी को अब अगली कैबिनेट मीटिंग होगी। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इसी कैबिनेट मीटिंग में यूसीसी को लाया जाएगा, लेकिन आज कैबिनेट में यूसीसी को नहीं लाया गया। कैबिनेट की मीटिंग में 16 बड़े फैसलों पर मोहर लगी। राज्य की नई फिल्म नीति पर मोहर लगाई गई, जिसमें पहाड़ी इलाकों में नई शूटिंग लोकेशन पर 5% की सब्सिडी मिलेगी। राज्य के 5 कलाकारों को फिल्म में रखने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में सिनेमा हॉल खोलने के लिए 25 लाख दिए जाएंगे। साथ ही अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए छोड़ो। आज परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग कर, बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। उत्तराखंड में 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट विधानसभा में रखा जाना है और यूनिफॉर्म सिविल कोड में नए नियम राज्य की जनता पर लागू हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में चली आ रही कुप्रथाओं पर भी रोक लग सकती है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि हमने अभी तक उसको यूसीसी ड्राफ्ट को पढ़ा भी नहीं है, लेकिन यदि उसमें कुछ भी शरीयत के खिलाफ होगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसके अलावा कुछ भी हो वो मंजूर है। वहीं मुस्लिम महिलाएं इसमें बोलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर उसमें कुछ शरीयत के ख़िलाफ़ हुआ तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। उसको 3 तलाक वलाक़ात वाला उसको सबको बहस को छोड़ो। अननेसेसरी बर्डन, कोर्ट के ऊपर भी बर्डन, हमारे ऊपर भी बर्डन। तो आवाम को देखना चाहिए, देश की और प्रदेश की सरकार को आवाम की सहूलत, जनता की सहूलत के लिए सरकारें बनाई जाती हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, उसमें तमाम जितने सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, कि दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, उन सब के लिए होगा। मनोज याल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, हम देख रहे हैं कि अलग अलग रिएक्शन रुड़की से भी यूसीसी को लेकर आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का इस पर क्या कहना है? मैं आपको बता दूं कि जो यूसीसी ड्राफ्ट है उसको लेकर कई लोगों में अभी संशय बना हुआ है। खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। महिला हैं तो जो 3 तलाक
और जो उनकी गोद लेने की प्रथा है, संपत्ति है, इसको लेकर भले ही वो अपनी हामी भर रहे हैं, वो इसको लेकर संतुष्टि है, लेकिन फिलहाल वो कैमरे के सामने से आने से मना कर रहे हैं। वहीं जो धर्मगुरु है उनका साफ कहना है कि हम हर तरह से हिंदुस्तानी है, हम सरकार की जो भी बात है वो मानेंगे, लेकिन इसमें जो ड्राफ्ट में शरीयत के खिलाफ होगा वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए साफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी शरीयत के खिलाफ होगा, तो इसमें वो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। जब ड्राफ्ट जनता के सामने आएगा, उन 3 मुद्दों को लेकर होगा, तो तभी इस जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी कि जनता का भी साफ कहना है कि हमने अभी ये पढ़ा नहीं है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके बाद ही हम अपने जो बात है वो रख सकते हैं, सरकार के सामने रखेंगे। पहले भी हमने इसमें सुझाव दिए हैं, जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तो कई लोगों ने इसमें सुझाव दिए थे, रुड़की क्षेत्र से भी कई लोग थे जिन्होंने सुझाव दिए थे। उनका कहना है कि अब जब ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा, हम पढ़ेंगे, तभी पता लग पाएगा कि ड्राफ्ट कैसा है और किस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं रामनगर के सावलदे की दुर्गा देवी को 28 जनवरी को बाघ ने तब अपना शिकार बना लिया जब वो जंगल से लकड़ी बीनने गई थी। ग्रामीण तब से बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमलावर बाघ पकड़ा नहीं जा सका, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। इसको लेकर रविवार को एक और जहां पर ग्रामीण सावलदे में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जेएसटू प्रमुख ने सेमल खलिया में दोपहर 2 बजे आत्मदाह की चेतावनी दी। अभी तक कॉर्पोरेट प्रशासन ने इस हमलावर बाघ को पकड़ने में नाकाम रहा, जिससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। रामनगर से गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या अपडेट इस खबर पर, कब तक पकड़ा जाएगा वो हमलावर बाघ? देखिए, ये वाइल्ड की बात है नलनी, इसमें ये तो नहीं कह सकते कि कब तक पकड़ा जाएगा, लेकिन ये ग्रामीणों का कहना है कि कॉर्पोरेट प्रशासन अपनी ईमानदार कोशिश से उसे पकड़ने के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक महिला को ढेला रेंज में मारा गया था, जो रेस्क्यू सेंटर के पास महिला को मारा गया था। उस वक्त भी ग्रामीणों ने आंदोलन किया था और उस बाघ को पकड़ने की मांग की थी। उस वक्त पे कॉर्पोरेट प्रशासन ने कहा था कि हमने इसकी अनुमति ले ली, हम इसको पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसको पकड़ा नहीं जा सका अभी तक। और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई है, उसके बाद से लोग काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि 2-2 घटनाएं हो गई हैं और बाघ को जो है वन विभाग पकड़ नहीं रहा है, जिससे उनमें काफी आक्रोश है। और उनका ये कहना है कि अगर बाघ नहीं पकड़ा गया तो इस आंदोलन को हम उग्र कर देंगे। और इसके साथ साथ जो उप ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी हैं, उन्होंने भी आज आत्मदाह की चेतावनी दी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 4 फरवरी यानी कि कल हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसा और मस्जिद को तोड़ा जाना है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि मस्जिद और मदरसे को बचाने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को ना तोड़ने की मांग को लेकर सरकारी अधिकारियों से मिले, लेकिन इसी बीच ये आपस में भिड़ गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा और बाद में मौलानाओं के समझाने पर मामला शांत हुआ। दरअसल नगर निगम ने मलिक का बगीचा इलाके में बड़ी जमीन को भूमाफिया से छुड़ाया है। इसी जमीन पर अवैध मस्जिद और मदरसा बना है। नगर निगम ने इसे 1 फरवरी तक हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन इसे नहीं हटाया गया। अब नगर निगम आज इस पर बुलडोजर चलाएगा। लिहाजा मस्जिद और मदरसा को पूर्व में 2 दिन पहले जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया है, हम लोग सब इमाम लोग बैठे हैं आज आकर कि मस्जिद और मदरसे में किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो। मस्जिद हम लोगों का मजहब है, हिस्सा है, वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ कुरान पढ़ते हैं। फ्रीहोल्ड की कार्रवाई की जा सकती है। और जहाँ तक इस संपत्ति का विषय है, तो इस संपत्ति में अगर वो आए होते, वो कुछ कहा होता तो उसे जरूर सुना जाता। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमेशा जब हम सरकारी संपत्तियों पर को कब्जा लेने का, संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको कोई न कोई एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। और हल्द्वानी के इसी इलाके में कुछ दिन पहले अवैध कब्जा हटाया गया था और अब वहीं पर गौशाला बनाई जानी है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इसके भी विरोध में नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। सब सील करा दूंगा मैं, कागज नहीं निकालोगे, बता दे रहा हूं मैं। दादागिरी हो गई, करोड़ों की जमीन पे कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीन पे। हल्द्वानी में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और इन मुस्लिम महिलाओं के बीच की गहमागहमी एक गौशाला को लेकर है, जिसे नगर आयुक्त
जवाहर नगर के उस नजाकत खान के बगीचे में बनाना चाहते हैं जिसे भूमाफिया से नगर निगम ने 2 दिन पहले ही छुड़वाया है। लेकिन नगर निगम ने इस जमीन पर जैसे ही गौशाला का काम शुरू किया, आसपास की मुस्लिम महिलाओं ने विरोध का डंडा उठा लिया। इनकी मांग है कि यहाँ गौशाला किसी भी कीमत पर न बनाई जाए, जबकि नगर निगम अस्थायी गौशाला बनाने का काम रोकने को तैयार नहीं। बाकायदा नगर आयुक्त तो विरोध को एक साजिश का हिस्सा करार दे रहा है। और यहाँ गोवंश रहेंगे, गोवंश भी सुरक्षित होंगे, लोग भी सुरक्षित होंगे। सड़कों पर जानवर लोगों को मार रहे हैं, मुझे लगता है 100-150 जानवर यहाँ रखे जा सकते हैं, उनको हम रखेंगे। कुछ लोगों ने उनको भड़काया है जो यहाँ पर पहले कब्जे की नीयत से लगातार इसको ज़मीन को बेचने का काम कर रहे थे। ऐसी मैंने गोपनीय जांच कराई, कुछ पुलिस के लोगों ने बताया, कुछ अन्य हमारे कर्मचारियों ने बताया कि महिलाएं जो वहाँ पर आई हैं विरोध करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हमको तो ये बताया गया, हमको तो वो बताया गया। उनको कहा गया कि जानवर बहुत शोर मचाते हैं, उनसे बीमारियाँ फैल जाती हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही नगर निगम ने भूमाफिया के कब्जे से ये 2 एकड़ का मैदान खाली करवाया था, लेकिन भूमाफिया अभी भी इस जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन नगर निगम 6 महीने के लिए अस्थायी गौशाला बनाकर इस मंसूबे पर पानी फेर रहा है। इसीलिए स्थानीय लोगों को मोहरा बनाकर भूमाफिया साजिश पर साजिश रच रहा है ताकि मामले को कानूनी रूप से उलझाया जा सके। लेकिन नगर आयुक्त यहाँ अस्थायी गौशाला बनाने पर अड़े हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और देहरादून के अस्पताल में भर्ती तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की तबीयत अब पहले से बेहतर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में भर्ती जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद ही सीएम ने अस्पताल में उनका इलाज कर डॉक्टर से भी उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें देर रात एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया था। उनके सीने में संक्रमण का पता चला है। डॉक्टर के मुताबिक जगतगुरु रामभद्राचार्य की तबीयत अभी पहले से ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं। वहीं रामभद्राचार्य की तरफ से वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपनी सेहत अब पहले से बेहतर बता रहे हैं। तो कल देर रात का ये पूरा मामला है जब ये अपडेट लिया गया उनके हेल्थ पर और ये बताया जा रहा है कि अब उनकी तबीयत ठीक है। सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मेरे कथा के रसिक श्रोता बहनों, भाइयों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों, विधाता की नियत कुछ और होती है और व्यक्ति का चिंतन कुछ और। इस बार कुछ ऐसा ही हो गया। मैं तो कोई कथा क्रम कैंसिल नहीं करता, पर इस बार विगत समय में शारीरिक श्रम इतना अधिक हुआ मुझे कि अब मुझे थोड़ी देर तक शरीर को विश्राम देना पड़ेगा। श्रद्धेय स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। उनको छाती में संक्रमण की इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। कुल मिलाकर कोई भी चिंता वाली बात नहीं। और अब आपको दिखाते हैं बाहर टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में सिडपुल के एक फैक्ट्री में हुए हादसे में कर्मचारी की मौत हो गई। देर रात मशीन पर काम करते वक्त कर्मचारी मशीन की चपेट में आ गया था। देहरादून नाइजीरियन साइबर ठग को 2.5 साल की सजा हुई है। आरोपी ने मसूरी के रहने वाले एक शख्स से 60 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी को पकड़ लिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मीटिंग की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग की गई। मीटिंग में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। हरिद्वार की संकरी गलियों से लेकर गंगा घाटों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अब पुलिस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी। पुलिस हेडक्वार्टर से 4 सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर रवाना।
बागेश्वर में ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया और डीएम के माध्यम से सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन भेजा गया। कोटद्वार में बालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बरसात में पुल टूट गया था। पुल की जल्द मरम्मत की मांग तेज हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 2 दिन की समन्वय मीटिंग। संघ कार्यालय में हुई मीटिंग में 5 सीट पर जीत को लेकर रणनीति पर मंथन। अल्मोड़ा जिले के दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस बार 13 स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। हरिद्वार जिला पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में करीब 62 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे। अल्मोड़ा में होटल व्यवसाय की शुरुआत करने वाले जगत सिंह बिष्ट की जयंती मनाई गई। कई सामाजिक संगठनों ने छोड़ा चाचरी के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया।